बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। देखिए बेटा, जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिविटी जो परफॉर्म हुआ उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये जाना था कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली है क्या। आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6, पहला टॉपिक आपका है रेडियो एक्टिविटी और सेकंड टॉपिक है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा, जैसे कि कल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ फिनोमिनन रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कि वो प्रोसीजर जिसमें एटम का न्यूक्लियस ब्रेक होता है और एटम के न्यूक्लियस के ब्रेक होने के बाद उसमें से रेडिएशन निकलती है, और वो रेडिएशन 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेस। तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता लगा था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बाद एक और पार्टिकल भी होता है जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज। और उस पार्टिकल को जो है वो साइंटिस्ट ने नाम दिया बाद में न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि उनकी जनरेशन गैमा रेसिस से होती है और ये जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ किस तरीके से, ये आपको इस डायग्राम से समझ आएगा, फिगर से, कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने एक लीड ब्लॉक ली और लीड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पुट किया। ठीक है, लीड ब्लॉक इसका यूज इस वजह से किया गया ताकि कोई एक्सटर्नल रोशनी इस सब्सटेंस के ऊपर ना पड़े और सब्सटेंस की अपनी रेडिएशन को इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये लीड ब्लॉक है, इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिनका उन्होंने यूज किया और वो सब्सटेंस था रेडियम। ब्लॉक के साथ ऊपर की तरफ दो प्लेट्स को पुट किया गया, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट, एक आपकी नेगेटिव प्लेट, यानी एक आपकी एनोड प्लेट और दूसरी आपकी कैथोड प्लेट। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट का यूज किया गया। फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करने का मकसद ये था, पर्पस ये था कि फोटोग्राफिक प्लेट से रेडिएशन को ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि रेडिएशन आम आंखों से नजर नहीं आता। ठीक है, आप उनको नॉर्मली जो है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से हमें रेडिएशन को ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। तब बेटा ये बात ऑब्जर्व की गई कि इस लीड ब्लॉक के अंदर जो रेडियो एलिमेंट था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था रेडियम, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं और उन रेडिएशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि हाफ रेडिएशन बीटा की तरफ जा रही है। ठीक है, हाफ रेडिएशन जो है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ से होती हुई मूव कर रही हैं, उनकी डिफ्लेक्शन, उनका झुकाव जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जिनका झुकाव, जिनकी डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और कुछ ऐसी हैं जो ना तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं ना ही नेगेटिव की तरफ, बल्कि वो स्ट्रेट ट्रेवल कर। ठीक है, उनकी डिफ्लेक्शन उनकी डिफ्लेक्शन किसी भी जगह पर नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो बेटा, जिन रेजिस की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ थी उनको नाम दिया गया बीटा रेजिस का, और वो रेजिस किससे कंपोज होकर बनी है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना इट सेल्फ कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जो रेसेस आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है उनको नाम दिया गया है अल्फा रेसेस का, और उनकी कॉम्पोजिशन किससे है? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से उनकी डिफ्लेक्शन आपकी नेगेटिव प्लेट के ऊपर, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को डिफ्लेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। और वाइल कुछ रेसेस ऐसी भी थी जिनकी डिफ्लेक्शन ना पॉजिटिव पर थी और ना नेगेटिव पर। तो इसी एक्सपेरिमेंट में पहली दफा पता लगा था कि ऐसी रेसेस भी होती हैं
जिनकी रिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं होती, ना वो पॉजिटिव पर अट्रैक्ट करती है ना वो नेगेटिव पर। तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल रेजेस है। उनको नाम दिया गया है गैमा रेजेस का, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। और बाद में इन्हीं रेजेस से जो है वो डिस्कवर हुआ कि इन रेजेस के अंदर कौन से पार्टिकल मौजूद है एटम का, न्यूट्रॉन्स। तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1902 में। इन रेजेस की जो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एग्जाम में आपको लिखने के लिए भी आती हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, पहले दो, हर एक की दो दो प्रॉपर्टीज हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि हम उनको अल्फा रेजेस भी कह सकते हैं। तो अल्फा रेजेस वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इनकी डिफ्लेक्शन कहाँ पर है, नेगेटिव प्लेट के ऊपर। दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल were deflected toward positive plate, and these negatively charged particles are called beta particles या beta rays। फिर उसके बाद है आपका लास्ट न्यूट्रल रेस, और were not deflected in any direction, showed that these are natural या neutral particles having no charge। ठीक है, तो इन रेसेस की डिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं है, इस वजह से ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है, इनका कोई चार्ज नहीं है। और दीज रेज आर कॉल्ड गैमा रेसेस, दीज आर नॉट पार्टिकल्स इन नेचर। तो आई होप बेटा ये एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने मजीद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें आपका एक एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व करना था कि जो एटम हमारे पास मौजूद होता है वो एटम बेसिकली कंपोज्ड किससे हुआ है, उस एटम के अंदर कौन कौन से बाकी और चीजें मौजूद होती है। रेजिस के बारे में तो पता लग गया कि एटम के न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा और पॉजिटिव अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन। लेकिन इसके अलावा कि एटम का कितना हिस्सा एम्प्टी होता है, कितना हिस्सा ऑक्यूपाई होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है उसका अपना साइज कितना बड़ा होता है एटम के मुकाबले में। तो ये सब उन्होंने जो है वो स्टडी करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से याद करते हैं। बेटा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक गोल्ड मेटल फॉइल ली, एक मेटल की गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि आप देख रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स को जब इस मेटल फॉइल के ऊपर से पास करवाया गया तो उससे तीन चीजें ऑब्जर्व की उन्होंने, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम की ज्यादातर जगह जो है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है उस मेटल फॉइल में से पास आउट हो गए, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेसेस बिल्कुल आर पार हो रही हैं इजिली, क्योंकि अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, ठीक है, किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी तो रेसेस इजिली पास होंगी। तो मेटल में से वो इजिली आर पार हो गई, क्योंकि मेटल का मोस्टली स्पेस जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व की कि कुछ रेसेस ऐसी थी जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गई, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड साइड पर जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एटम का मोस्टली स्पेस खाली है बट सारा नहीं, ठीक है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा जरूर मौजूद है जिसकी वजह से ये रेसेस टकराई। अब वो हिस्सा खुद अपने अंदर कौन सा चार्ज रखता है ये इनको पता लगा वेरी फ्यू रेसेस के थ्रू, यानी कुछ रेसेस ऐसी थी जो कि टकराकर वापस उन्हीं के पास आ गई, जहां से उन्होंने उनको बम्बार्डमेंट की थी वो टकराकर वापस उसी जगह पर फॉल बैक हो गई, रिटर्न बैक हो गई। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया कि एटम का मोस्टली स्पेस खाली है
कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई है एटम के अंदर भी, और वो हिस्सा पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने अंदर। ठीक है, वो हिस्सा जो है वो एटम का अपने अंदर इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, क्योंकि अल्फा रेसेस कौन सी रेसेस है आपकी, पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव रेसेस एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराई तो लाजमी बात है कि वो रिएक्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि दो सेम चार्जेस कभी भी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते, सही है, रिपेल करते, दूर फेंकते। तो न्यूक्लियस से जब ये रेजेस टकराई तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ने इन रेजेस के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, दूर फेंका, और यही वजह है कि वो रेजेस जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर वापस फॉल बैक हो गई। तो इनका यही वो पॉइंट्स थे इनके एक्सपेरिमेंट के, सिंस द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम इज एट। तो लिहाजा आपका जो है वो पहला पॉइंट क्या है कि एटम का ज्यादातर पार्टिकल एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो थी वो आपकी अनडिफ्लेक्टेड थे। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, सो द मिडिल पोर्शन is the hardest portion of the atom and the entire positive charge of the atom is concentrated, is that position is called nucleus। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि मिडिल पोर्शन जो है वो हार्डेस्ट पोर्शन है एटम का, और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर। यही वजह है कि अल्फा रेजेस खुद भी जो है वो वहां से टकराकर वापस बैक हो। तो बेटा कंक्लूजन, on the basis of above experiment, Rutherford concluded that the nucleus of an atom is positively charged and the nearby the entire mass of the atom is concentrated in that portion. This nucleus is located in the middle part of the atom. Since atom as a whole is neutral, having no charge, so there must be negatively charged outside the nucleus. The negative charge is in the form of electrons revolving around the nucleus, and the mass of electron is negligibly small as compared to the mass of nucleus. तो बेटा उन्होंने एटम को दो हिस्सों में ब्रेक किया। उन्होंने बोला कि एटम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, वो पूरा न्यूक्लियस जो है एंटायरली पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके अलावा एटम का जितना भी मास होता है, अपने एटम का इटसेल्फ जितना भी मास होता है, उस मास का एक बड़ा हिस्सा जो कंपोज्ड होता है वो न्यूक्लियस से ही कंपोज्ड होता है। यानी मैटर का एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी इतना कम कि उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, उसको काउंट ही नहीं किया जाता। तो होल एटम का मास जो है वो उसके न्यूक्लियस पर बेस करता है। जिस तरह हमारी बॉडी का पूरा वेट जो है वो जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो हमारे लेग्स पर होता है, ठीक इसी तरह जो है वो किसी भी एटम के पूरा मास का जो मेन कंपोजिशन होती है वो न्यूक्लियस से ही कंपोजिशन होती है। तो उन्होंने एटम को दो हिस्सों का नाम दिया, अब बोला एटम के पार्ट्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया। द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड शेल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। सेंटर पार्ट में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, और आपके आउटर मोस्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व हो। सो ये इनका मॉडल था। अब इसके बाद बेटा इस मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, दो मेजर डिफेक्ट्स थे जिसको हम डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, charged particle during its motion dissipate energy. If we apply this theory on electrons having negative charge, it seems that during continuous revolving motion of electron, the energy is dissipated, and due to the loss of energy, the electron must fall into the nucleus. That is not true. देखिए बेटा, इस मॉडल का पहला डिफेक्ट ये था कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने शेल पर रिवॉल्व करता है,
और अगर वो कंटिन्यूसली अपने शेल पर रिवॉल्व करता है तो इट मस्ट लॉस सम एनर्जी, वो अपनी कोई ना कोई एनर्जी लॉस करे। ठीक है। और वो जब अपने ऑर्बिट से अपनी एनर्जी लॉस करता है तो वो अपने एक शेल से लोअर शेल की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 शेल्स हैं ऐसे, तो फर्स्ट से सेकंड पे गिरेगा, सेकंड से जो है आपका थर्ड पे गिरेगा, और थर्ड पे गिरने के बाद वो न्यूक्लियस में गिरकर ब्रेक होकर खत्म हो जाता है। ये मॉडल के हिसाब से था, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, कि एटम कंटिन्यूसली मूव करता है, मूव करने की वजह से अपनी एनर्जी को वो रिलीज करता है, लॉस करता है, और एनर्जी लॉस करने की वजह से वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरकर ब्रेक होकर खत्म हो जाता है, जो कि गलत था। क्योंकि एटम जब तक अपने फिक्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता रहता है वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, और जब वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता तो वो न्यूक्लियस में गिरकर ब्रेक होकर खत्म भी नहीं होता। तो बेटा ये उनका पहला डिफेक्ट था। क्योंकि अगर इस तरह बेटा एटम अपनी एनर्जी लॉस कर रहा होता अपने शेल्स के अंदर मूव करते हुए, तो होता ये कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो है वो रखे रखे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रही होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे तो वो सारे शेल्स जो है एटम के वो भी खत्म हो जाएंगे, वो प्रोटेक्टिव लेयर भी खत्म हो जाएगी, और एटम खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर एटम डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे तो एलिमेंट भी ब्रेक हो जाएगा, एलिमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली देखने में नहीं आता। कोई भी चीज उस वक्त तक खराब नहीं होती जब तक कि उसका यूज ना किया जाए, या जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है। तो ये चीज जो थी वो आपकी पहला मॉडल, इसका डिफेक्ट है रदरफोर्ड मॉडल का। सेकंड डिफेक्ट, since the electron revolve continuously, the energy dissipated must be continuous. So a continuous spectrum must be formed, but in actual particle line spectrum are obtained. देखें बेटा, अब दूसरी चीज उन्होंने बोली कि एटम कंटिन्यूसली अपने शेल पर रिवॉल्व करता रहता है। अब कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने की वजह से वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली लॉस भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है। अब अगर वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करने की वजह से रोशनी बननी चाहिए, स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। उन्होंने बोला कि स्पेक्ट्रम बनता है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करने की वजह से, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, और स्पेक्ट्रम फॉर्म होने की वजह से एटम के अंदर से मुसलसल एक लाइट निकलती रहती है, रोशनी निकलती रहती है। तो ये डिफेक्ट भी बेटा गलत था, क्योंकि यहाँ पर इनका ये वाला पॉइंट भी जो था वो इनका रॉन्ग था। क्योंकि उसका रीजन ये है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एनर्जी रिलीज होने की वजह से फॉर्म नहीं होता। क्योंकि जब कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है एटम के अंदर से, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी फॉर्म नहीं होता। और इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इस तरीके से है कि मेटल के अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो शाइनी नहीं होते, चमकते नहीं है। मोस्टली नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल बुक रखी हुई है टेबल पर, तो उसमें से किसी किस्म की कोई लाइट नहीं निकलती, उसकी सरफेस में किसी किस्म की रोशनी जनरेट नहीं होती। टेबल है, वुडन टेबल है, क्लोथ्स हैं, ये सारे एटम से ही कंपोज होकर बने ना। तो अगर एटम अपने अंदर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम निकाल रहा है तो उस स्पेक्ट्रम का इफेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स पर भी पड़ना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थे बेटा इनके बेसिक इनकी थ्योरी, और उनकी थ्योरी में कुछ डिफेक्ट्स। क्योंकि बेटा जब भी कोई थ्योरी आती है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं स्टार्टिंग के अंदर, बाद में उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है, उनकी करेक्शन की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम यही डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी की करेक्शन किसने की और वो करेक्शन क्या थी। इस लेक्चर को एज इट इज आप कॉपी करिएगा अपने नोटबुक्स के अंदर। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।